वेलकम टू दी आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज के हिस्ट्री क्लास 12 की तीसरी किताब का तीसरा चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट के हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो हमने आज का हमारा टॉपिक जो रखा है, क्या नाम है उसका? द इनिशिएटिव टेकन एट चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा रेज्ड गांधी जी एज अ नेशनलिस्ट लीडर, एक्सप्लेन इट। बोला कि देखो ये यहीं से लिया हुआ है, ये लास्ट वाला, ठीक है ना, यहीं से सवाल बनाया हुआ है। तो बोला कि महात्मा गांधी जी ने जो इनिशिएटिव्स ले, जो शुरुआत की, कुछ कदम उठाए, कहाँ कहाँ पर? चंपारण में जो उन्होंने किया, अहमदाबाद में जो उन्होंने किया और खेड़ा में जो उन्होंने किया, उन सब इनिशिएटिव की सहायता से बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जो थे इस समय पर भारत के बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में से एक बन चुके हैं। इसको आपको विद एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखो, ये चंपारण, ये अहमदाबाद और ये खेड़ा, देखो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन किताब के अंदर जो है हमने उसी में से किया सारा का सारा। हाँ, समझाने में मैं इसके बियॉन्ड जाऊंगा, आपको डिटेल में पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन हमारी किताब में जो चीज़ अवेलेबल हम उसी के साथ में जाएंगे। देखो, आप क्लास 12th में हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो रिटन एग्जाम नहीं लिख रहे, लाइक यूपीएससी, आरएस, तो वहाँ पर वैसा वो अलग बात नहीं कि आपको एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा। आपका देखो क्लास 12 स्कूल में सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या होता है कि आपको जो किताब में जो है वहीं से आपको चीज़ों को, कंक्लूजन को ड्रॉ करना पड़ेगा और वहीं से लिखना पड़ेगा। ऐसे में आपको ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये बेनिफिट है कि स्कूल लेवल तक में, लेकिन आप ग्रेजुएशन में चले जाओगे, कंपटीशन एग्जाम की बारे में बात करोगे, वहाँ पर बहुत डिटेल में करना पड़ता है। जो चीज़ नहीं है बता रखी है वो भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते आप। इसीलिए हमने क्या किया कि आपके जो उसका लेवल का ध्यान रखा कि भाई शिक्षा बोर्ड कहाँ तक पूछ सकता है, उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि शिक्षा बोर्ड की भी एक लिमिटेशन है, क्या कि वो कभी भी अपने सिलेबस को क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब जो किताब आपको रेकमेंड कर रखी है वो उस किताब से बाहर नहीं जा सकता, जो टॉपिक्स उन्होंने रिकमेंड कर रखे उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसी के साथ हम आने वाले क्लास में एक है ना, मैं ब्लूप्रिंट की क्लास लूंगा जिसको समझाऊंगा क्या छोटे सवाल कहाँ से, बड़े सवाल कहाँ से फिल इन द, वो सब करेंगे। तो वापस लौटे एक बार क्लास के लिए। तो पहला है हमारा चंपारण। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चंपारण से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओपनिंग सेरेमनी में जब उनको फरवरी में बुलाया गया था, जब उन्होंने वो जो इतना शानदार भाषण दिया जहां पर उन्होंने अपनी चिंताएं किन के लिए व्यक्त की, पुअर किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए जब व्यक्त की, तब ये मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला कि देयर इज अ पर्सन हु केम फ्रॉम who spent most of his life outside the India but still he cares about the poor peasants in India। और बोला वो कौन है? वो महात्मा गांधी जी है। तो ऐसे में क्या कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड उसने भारत से बाहर बिताया है, लेकिन फिर भी वो आज है ना भारतीय किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचता है। तो वहीं से क्या हुआ कि उनके बारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। किन लोगों के बीच में? जो हमारे देश के बहुसंख्यक किसान वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें समझ में आ गया कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बारे में इतना सोचता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो बनारस यूनिवर्सिटी हुई, जब सेशन खत्म हो गया, जो सेरेमनी में स्पीच दे दिया, तब वो प्रण लेते क्या कि जब तक इस देश के आम नागरिक के जीवन में सुधार नहीं आ जाता है, तब तक जैसा जीवन वो व्यतीत करते हैं वैसा ही जीवन मैं व्यतीत करूंगा। कैसे? बोला कि हमारे देश के अधिकतर जो मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र नहीं है। तो बोला कि जिस प्रकार से वो एक धोती और शॉल के साथ में रहते हैं, मैं भी उसी प्रकार से रहूंगा। सोचो, जिस व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा की कमी नहीं है, जिसके पास में पैसे का अथाह भंडार है, जिसके लिए कुछ सोचने की चिंता ही नहीं। क्यों? सोचो, उस समय पर वो इंग्लैंड पढ़ने गए, उन्होंने इंग्लैंड में पूरी स्टडी करी, बचपन से लेकर पूरा, उन्होंने LLB वहाँ से किया, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात होती है इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई करना, पूरी की पूरी स्कॉलिंग उनकी वहाँ पर, ये LLB उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ से किया। तो पैसे की उनके पास कभी कमी नहीं थी। वो चाहते तो अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकते थे। सोचो ना, लंदन से आपने लॉयर करके आया, आप एडवोकेट बन के आए लंदन से, तो सोचो उस समय पर अगर वो वकालत भी करते तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लेकिन बोला कि नहीं, उनके लिए मनी डजंट मैटर, उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए उन्होंने उस समय पर है ना लाखों करोड़ों रुपए की इनकम को त्याग करके इस चीज में आ गए। तो ये भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस दिखता है कि भाई जो इतना लंबा समय वहां पर बिताया, जिसके पास में LLB की डिग्री है, वो वहां से पढ़ करके आया, वो चाहे तो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या होता है कि आपके जब है ना लखनऊ में क्या बोला कि एट द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ, बोला कि 1916 में, कब? बोला कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ, ठीक है ना।
कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है, कब होता है? दिसंबर 1916 में होता है। कब होता है? दिसंबर 1916 में होता है। He was approached by peasants from चंपारण। क्या बोलता है कि 1916 के दिसंबर महीने में, बोला 1916 के दिसंबर महीने में लखनऊ में जो कांग्रेस का सेशन होता है, जहां पर महात्मा गांधी जी भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पर बिहार के चंपारण से कुछ किसान आते हैं और वो गांधी जी को अप्रोच करते हैं। क्या बोलते हैं कि आप एक बार हमारे चंपारण में आइए। होता क्या है ना कि 1915 में ना जब गांधी जी आते वापस, तो 1916 में उनसे एडवाइस लेते, किनसे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी की पॉलिटिकल गुरु हैं। उनसे वो सलाह मशवरा करते, तो उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी एक बात समझाते। क्या बोला कि आपने जहाँ पर ये किया है साउथ अफ्रीका में, वो एक अलग देश है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वहाँ के लोगों के तरीका अलग है, और अगर आपको भारत के लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाना है तो आपको क्या करना है? भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप इंडिया का एक टूर करो, ट्रैवल करो, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाओ, वहाँ के लोगों के साथ में उठो बैठो, समझो उनकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो लोकलाइज्ड है, पैन इंडिया लेवल के नहीं है। मतलब ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे होंगे। जैसे चंपारण में आप देखो ना, इसका हेडिंग है देखो, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, 3 अलग अलग जगह पर है और तीनों के अलग अलग मुद्दे। एक जगह पर इंडिगो प्लांटेशन वाला, दूसरे में ना वर्कर्स का मुद्दा है, तीसरे में किसान वाला है। 3 अलग जगह पर 3 अलग टाइप के। इसका मतलब कहने के चाह रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा अलग जगह पर जाओगे, आपको वहाँ के लोकलाइज मुद्दों के बारे में पता चलेगा कि वहाँ के जनता के लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। तो इसी प्रकार से क्या, उसी पूरी सीरीज में जब वो होते हैं ना, तब उनको बिहार के चंपारण के किसान अप्रोच करते हैं अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। बोला कि किस प्रकार से उनका जीवन दुभर हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है इंडिगो प्लांटेशन की वजह से। He was approached by a peasant from Champaran in Bihar who told him about the harsh treatment. Who told him? He मतलब गांधी जी को बोले harsh treatment of the peasants by whom? Indigo planters. तो क्या बोला कि महात्मा गांधी जी से जो मिलने के जो किसान है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिगो प्लांटर्स है, इंडिगो प्लांटर्स कौन है? जो आपके यूरोप के जो बड़े बड़े व्यापारी है, जो हमारे भारत में लोगों से इंडिगो मतलब नील की खेती करवा रहे। बोला किस प्रकार से नील की खेती करवाने वाले जो व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं यूरोप के, वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते। किस प्रकार से हमारे साथ में ना छल कपट करके हमारे साथ में ना उस कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे अंगूठे लगवा दिए जाते, साइन करवा लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद में हमें एक ऐसी ना अवस्था में फंसा दिया जाता है जिसमें हम चाह कर भी अपने मर्जी से इंडिगो प्लांटेशन बंद नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो हम उठा के जेल में डाल देंगे, हमारे परिवार को सताएंगे, परेशान करेंगे, और जबरन हमसे उगाया जा रहा है। और इस इंडिगो प्लांटेशन की सबसे बुरी चीज़ ये है कि एक समय के बाद में ये आपकी भूमि को बंजर कर देता है। तो मतलब जो भूमि हमारे अनाज के उगाने में उपयुक्त हो सकती है, वो चीज़ एक समय के बाद में ज़मीन जो है बंजर जाएगी। तो बोला कि हमें कृपया करके इस मकड़ जाल से, माया जाल से बाहर निकालिए, आप ही हमारे साथ में चलिए, आपके होने से ही हमारे जीवन में फ़र्क आ सकता है। तो आपके ना यहाँ से MCQ के 2 सवाल बनते हैं। क्या कि बोला कि कब आपके चंपारण के जो किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी जी से संपर्क स्थापित किया? It was annual session of Congress in Lucknow in 1916 when he was contacted by a peasants from Bihar चंपारण। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा कि the main concern or grievances of the चंपारण peasants was about whom? Indigo planters। बोला कि वो इंडिगो प्लांटेशन की वजह से परेशान है। तो चंपारण के किसानों का मुख्य मुद्दा क्या है? इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, तो हमारे दो MCQ, 2 वेरी शॉर्ट हमने इसके अंदर कवर कर लिया। आप MCQ में ले लो, वेरी शॉर्ट में जैसे लेना चाहो वैसे ले सकते हो। तो ये हमारे देखो बड़े सवाल के अंदर छोटे सवाल आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो 2 तो ये हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट। वाज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण। बोला गांधी जी ने 1917 का अपना बहुत बड़ा समय कहां पर खर्च कर दिया? चंपारण के किसानों के लिए कर दिया। किसके लिए कर दिया? चंपारण के किसानों के लिए कर दिया। सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर
द पेजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बोला कि वहां के किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने मन मुताबिक, मर्जी मुताबिक जो चीज़ की फसल उगाना चाहते हैं वो उगा सकते हैं। आप जबरन उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर करके उनको बांध मत दो समय अवधि में, क्या अगले 2 साल 5 साल 3 साल आपको हमारे यहाँ पर इंडिया को नहीं, उसकी मर्जी होगी, जो करना चाहे वो कर सकता है। एज वेल एज द फ्रीडम टू कल्टीवेट, फ्रीडम मतलब आज़ादी, कल्टीवेट का मतलब होता है क्या होता है, खेती करना। बोला कि ना आप उनके साथ में एग्रीमेंट साइन करके किसी को बांधोगे, और उनके पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मन मुताबिक जो वो फसल उगाना चाहते हैं, चाहे वो इंडिगो हो, राइस हो, चाहे वो इंडिगो हो, धान हो, दाल हो, कुछ भी हो, कपास हो, उनकी इच्छा पर छोड़ो। आप जबरन उनके साथ में ऐसा मत कीजिए। टू कल्टीवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, उनके मन में जो फसल उगाना चाहता है वो उन्हें उगाने दीजिए, इस प्रकार से परेशान मत कीजिए। तो फाइनली उनके बीच में ना कहानी बहुत डिटेल में भी है। वो वहाँ पर जाते हैं, उनको अंग्रेज अधिकारी आने से पहले रोकते हैं, मना कर देते हैं, फिर समहाउ गांधी जी एंटर कर जाते हैं, फिर वहाँ पर कमेटी बैठती है, कमेटी बैठा, ये किताब में नहीं दे रखा है जो बता रहा हूँ मैं आपको। कमेटी बैठती है, कमेटी में डिसाइड होता है कि फाइनली एक जजमेंट आता है। क्या जजमेंट ये आता है कि जो किसान अपनी मर्जी से, बोला कि ये नहीं, थोड़ा आगे, बोला कि जिन किसानों के साथ में अभी तक इंडिगो प्लांटेशन चल रहा था, हम उसके अंदर आपको एक लिबर्टी दे। अब बोला कि आज के बाद में लिबर्टी यही है आपके पास में, आज के बाद में आपको, कब पर्टिकुलरली कहा कि चंपारण के किसानों को, बिहार के किसानों को बोला कि हमारी तरफ से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। आपके आज के बाद में आपसे कभी भी किसी के साथ में भी ना आपको इंडिगो प्लांटेशन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जाएगा, ना किसी से आपसे करवाए जाएंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने चाहिए। मतलब इस साल तो आप पूरा करो, अगले साल से आपको इंडिगो नहीं उगाना है, अगले साल से कोई भी आपके पास में नहीं आएगा कि आपको इंडिगो उगाना है। हम इस बात की श्योरिटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं क्या, कि कम से कम आप इस साल वाला इंडिगो कंप्लीट कर दो। मतलब इस साल का जो एग्रीमेंट है, इस साल का जो भी आप फसल उगा रहे हो वो तो पूरी करो। नेक्स्ट ईयर से हमारी तरफ से ये पूरी गारंटी है, श्योरिटी है कि आपको इंडिगो प्लांटेशन के लिए मजबूर हम नहीं करेंगे। तो वो एक हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ हद तक वाजिब भी है कि कम से कम प्रेजेंट को पूरा कर दो, फ्यूचर में हम कभी नहीं करेंगे। मतलब ये वाला आप एग्रीकल्चरल क्रॉप कंप्लीट कर दो इंडिगो वाली, नेक्स्ट वाले से आप कंप्लीटली फ्री हो। तो ये गांधी जी के इंडिया का पहला सत्याग्रह था जो उनको सक्सेस मिली। इट वॉज, हाँ, तो यहां से एक और सवाल बनता है, वेरी शॉर्ट MCQ, क्या, विच वॉज इन गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? इट वॉज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये चंपारण जो है हमारा अगला जो, मतलब गांधी जी का जो नेक्स्ट स्टेशन है वो पहुंच चुका है अहमदाबाद। नेक्स्ट स्टेशन का मतलब है उनके सत्याग्रह की दूसरा पड़ाव। तो सत्याग्रह का दूसरा पड़ाव है अहमदाबाद में। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ पहले, इसकी जो यहाँ पर मिसिंग है। पहले क्या हुआ था ना कि अहमदाबाद में आपके टेक्सटाइल मिल्स बहुत सारी थी, और वहां पर उस समय पर, जिस समय की बात करें उससे 1-2 साल पहले ना, कि वहां पर प्लेग फैल गया था। ऐसे में होता यह था कि वहां पर जब, जैसे ना आज के समय पर कोरोना कैसे फैला था, उस समय पर वैसा प्लेग था कि मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, और उस समय पर प्लेग हो गया, मतलब प्लेग फैल रहा, मतलब वो पक्का गारंटीड मौत है, उसमें बचने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में क्या कि कई मजदूर जो थे उन्होंने काम करना बंद करके अपने अहमदाबाद छोड़ के चले गए। ऐसे में क्या कि अहमदाबाद के जो मिल ओनर्स थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उन्होंने एक स्कीम लेके आया, क्या, प्लेग बोनस। बोला कि जो हमारे फैक्ट्री में जो काम करेगा हम उसको सैलरी के अलावा 20% का प्लेग बोनस देंगे। सैलरी तो आपको मिल रही है, इस सैलरी के बियॉन्ड, मतलब आपकी मान लो एग्जाम्पल लो कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उस समय 20,000 सैलरी भी नहीं थी, उस समय की सैलरी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ क्योंकि वो सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह सब मुझे पता है। तो बोला कि एग्जाम्पल लीजिए कि किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, इसको यहाँ पर अहमदाबाद में ले लेते हैं ना, ऊपर नहीं। एग्जाम्पल लीजिए कि किसी की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपये है, ठीक है। बोला कि 20,000 की सैलरी पर हम आपको 20% का इंक्रीमेंट देंगे। कौन सा, प्लेग बोनस देंगे, कि 20,000 की सैलरी प्लस 20% का प्लेग बोनस। तो ये कितना होता है आपका, 4,000 होता है। कितना होता है, 4,000। तो नेट आपकी सैलरी कितनी बन गई, 24,000। ये तो मैंने ज्यादा ले लिया, कम लेना चाहिए मुझे, 10,000 ही लेना चाहिए था। कोई बात, आपको चीज समझ में आ रही है, वो बेटर है मेरे लिए। तो क्या बोला कि ना आपकी बेसिक सैलरी प्लस 20% का हम प्लेग बोनस देंगे। ऐसे में क्या होगा कि अब जब है ना आपको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो बोला 20,000, अगर आपने
जो सैलरी है उसमें 20% का आपको एडिशनल अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे में कई जो मजदूर थे वो अहमदाबाद में रुक गए और वो फैक्ट्री में काम कर रहे, तो उनको पता था कि सैलरी प्लस 20% एडिशनल। तो ये उनके लिए क्या था कि एक है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह काम किया, बोला कि यही मौका है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा करके कुछ सेविंग कर ली जाए ताकि आने वाला समय अच्छा हो। तो ये चला, 1-2 साल निकले। अब क्या होता है कि 1918 में फैक्ट्री मिल ओनर डिसाइड करते हैं कि प्लेग का इम्पैक्ट अब कम हो चुका है। बोला कि प्लेग पहले जो इतना मतलब भयानक था अब उतना नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट कम हो चुका है। तो बोला ये काम करते, प्लेग बोनस हटा देते। अब होता क्या है कि चंपारण के अहमदाबाद के जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अब 20% से काम नहीं चलेगा, अब हमें ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि बोला कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हम बाकी के जितना तो नहीं बढ़ेगा उनका मिडिल क्लास जितना, लेकिन उनके खर्चे बढ़ चुके हैं और सेविंग बहुत कम हो रही। तो उन्होंने बोला कि अब हम प्लेग बोनस लेंगे 50%, 20% नहीं लेंगे। फैक्ट्री मालिकों ने बोला कि आप 50% की तो बात छोड़ो, हम तो अब 20% भी नहीं देंगे, हम तो प्लेग बोनस पूरा हटा रहे हैं। और बोला कि किसानों ने जो वहाँ के जो मजदूर से मिल में काम करने वाले मिल वर्कर्स जो है, और बोला ये तो धोखा हो रहा है हमारे साथ में, प्लेग बोनस बोल के हमें हायर किया, फिर आप प्लेग बोनस भी बंद कर रहे हो, हम तो इंक्रीमेंट की बातें कर रहे थे और आप तो यहाँ पर घटाने की बातें कर रहे हो। तो बोला कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, काम करना है तो काम करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो मिल वर्कर्स ने बोला ऐसे कैसे जाए, हम तो यही रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो सभी मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक अनाउंस कर दिया कि बोला कि कोई चक्का जाम, किसी भी मिल के अंदर गट्टी नहीं घूमेगी, कहीं पर भी एक छोटा सा धागा नहीं बनेगा, एक डेयरी नहीं बनेगी। तो पूरे के पूरे अहमदाबाद में सब जगह पर स्ट्राइक हो चुकी है कंप्लीटली। अब मिल ओनर्स क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरा फैक्ट्री बंद कर दिया। फिर समाहो है ना फैक्ट्री वर्कर्स ने, मिल ओनर्स ने क्या बोला कि जो मालिक है बोला कि काम करते हैं कि जो आपका 20% का जो पुराना जो हम प्लेग बोनस देते हैं वो वापस रिस्टोर कर देते हैं, हम हटा नहीं रहे, जो 20% पहले आपको एडिशनल बोनस मिलता था वो अभी भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपने मानस बना चुके कि नहीं हमें तो 50% ही चाहिए एनी हाउ, ये डिसाइड हो चुका था। तो बोला कि वो तो पॉसिबल नहीं है, देखो अदरवाइज मुझे कोई बाहर से बुलाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर छोड़ो, मैं मुंबई से बुलाऊँ, कहीं और से बुला लूँगा काम करवाने के लिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों की। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ के जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने गांधी जी से संपर्क स्थापित किया, सीधा तो नहीं किया लेकिन किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा बोला कि देखो ये हमारे साथ में जाति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो गांधी जी को कॉन्टेक्ट किया, मिल वर्कर्स के लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि भाई ऐसी सी बात है। अब ऐसे में क्या है ना कि यहाँ पर देखो ये गांधी जी का मतलब गांधी जी में हर किसी को कॉन्फिडेंस, आप ये देखो कि मिल वर्कर्स भी है गांधी जी को संपर्क स्थापित कर रहे हैं और फैक्ट्री के मालिक है वो भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। बोला कि देखो ये भी कितने ना जो डिमांड कर रहे हैं वो वाजिब नहीं है, कि 50% हाइक कितनी बहुत बड़ी बात होती है, पॉसिबल भी नहीं है ना। मतलब आप देखो कि ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में मजदूर वर्ग भी सहायता मांग रहा है और है ना आपके पूंजीपति फैक्ट्री के मालिक भी सहायता मांग रहे हैं। मतलब जिन दो पक्षों के बीच में झगड़ा है उन दोनों को उम्मीद है गांधी जी से कि ये हमारा है ना क्या कराएंगे कि आपके आर्बिट्रेशन करवा देंगे, मध्यस्थता करवा देंगे, हमारे बीच का झगड़ा। मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि दो ऐसे वर्ग जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन है, जो बहुत चीर प्रतिद्वंदी है, कि जो एक दूसरे को कभी भी याद रखना कि पूंजीपति जो उद्योग धंधे वाले जो वो लोग हैं और जो मजदूर उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के क्या पूरक है, पूरब पश्चिम है, लेकिन दोनों को एक ही आदमी पर भरोसा है, वो है गांधी जी। तो फिर गांधी जी ना उनके बीच में क्या करता है, उनके बीच में ना मध्यस्थता करवाते हैं। क्योंकि वर्कर्स क्या बोलते हैं, देखो दो प्रॉब्लम है, एक तो हमारी पेमेंट वेजेस जो है उसको सैलरी हाइक करवाइए, दूसरा यहाँ पर काम करने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब है ना हमारे यहाँ पर सुख सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या इसके अंदर दे रखा। गांधी जी इंटरवीन इन द लेबर डिस्प्यूट, क्या बोला कि मजदूरों का जो संघर्ष है उसमें शामिल होते हैं। इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन, बोला कि किन चीजों की डिमांड थी, डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, ठीक है ना। यहाँ पर बेटर वर्किंग कंडीशन ही लिखा है, लेकिन ना जब आप बाहर वाले जो मतलब जो बड़ी वाली किताबें पढ़ोगे जो कंपटीशन में काम आती है, या फिर जो बड़े बड़े राइटर्स ने जो लिखी है, एनसीईआरटी में क्या था कि इनके पास में कुछ लिमिटेशन होती है क्या
कि एकदम से बच्चों का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप है ना 3 मेन सब्जेक्ट और फिर बाद में 2-3 कंपलसरी सब्जेक्ट वगैरह वो करते हैं ना, तो उस वजह से क्या था, उनकी भी लिमिटेशन है कि आपको सिलेबस वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं ना, इस सारे प्रोसेस में क्या था कि वो सिलेबस को एकदम से कंप्रेस कर देते हैं, तो कई चीज़ें उसमें से ना मिसिंग हो जाती है। आप कभी भी देखना एनसीईआरटी में आपको ना नई वाली में बहुत ज़्यादा कंप्रेस है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना जो 1990 के समय पर चलती थी उसमें बहुत डिटेल में था। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर वर्किंग कंडीशन के अंदर है ना बोनस वगैरह सब कुछ शामिल है, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो बोला कि इन सब चीज़ों के लिए ये किया गया था। ठीक है ना, और फाइनली इनके बीच में ना क्या तो दोनों अड़ जाते हैं, एक बोलता है 20, दूसरा बोलता है 50। मिल वर्कर्स बोलते हैं 50% से नीचे सेटल नहीं करेंगे और मालिक कहते हैं कि 20% ज़्यादा नहीं देंगे। तो गांधी जी दोनों को समझाते हैं, मजदूरों को भी समझाते हैं, देखो 50% ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा कम में डिसाइड करने में फ़ायदा, नहीं तो क्या होगा कि अगर वो काम पर नहीं रखेगा तो नुकसान आपका भी है। इतने दिन फैक्ट्री बंद रहेगी, आप पैसा कमा रहे हो, नहीं काम आपने काम नहीं किया, आपको पैसा नहीं मिला, नुकसान किसका है, आप सबका है। तो बोला कि देखो मैं मध्यस्थता करवा दूंगा लेकिन 50% पर डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा। कि बोला कि आप कभी भी ना सब्जी खरीदने भी जाओगे तो भाव तोल तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो कीमत आप बोल रहे हैं उस पर वो भी नहीं देगा और जो कीमत वो बोल रहा है उस पर आप भी नहीं लोगे, तो बीच में कहीं पर सेटल करना पड़ेगा। तो जहाँ पर मैं बोलूँ वहाँ पर रेडी हो, एग्री हो कि हाँ आप जो बोलोगे वो ठीक है। फिर वो मालिकों को समझाते हैं कि देखो 20% तो बहुत कम है, क्या 50% ज़्यादा नहीं है क्या, मैं मानता हूँ 50% ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी तो मानो कि 20% बहुत कम है क्या, ठीक है। तो बोला कि इतने दिन अगर आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी, हड़ताल किससे, नुकसान किसका है, आपका है किसका है, क्या कि आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी, प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, नुकसान आपका है ना, कि आपका सामान नहीं बना, बिका नहीं, आपकी तो पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल वैसे ही लगी हुई है, फिक्स कैपिटल लगी हुई है, क्या कर रहे हो आप, क्या तो फिर क्या बोला कि देखो 20% बहुत कम है और 50% बहुत ज़्यादा, ये मैं भी मानता हूँ, तो आपके बीच में मैं सेटल करवा देता हूँ डिस्प्यूट और आपका काम वापस से स्टार्ट करो। तो फाइनली गांधी जी इनके बीच में डिस्प्यूट सेटल करवाते, बोला कि ना गांधी जी बिलीव इन मिडल पाथ, बुद्ध की फिलॉसफी को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं ये भी। तो बोला कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30% का है, कितना है 30% का है। तो बोला कि दोनों बरोबर सेक्रीफाइस करेंगे और दोनों बरोबर बेनिफिट करेंगे। तो बोला कि 30% का आधा कर दो, कितना 15%, मतलब आप 20% दे रहे थे, अब आप 35% दोगे प्लस 15, और आप बोला कि आप 50% डिमांड कर रहे थे, आप 15% कम डिमांड करो, मतलब 35। बोला कि 35 एक ऐसी जगह है जहां पर आप दोनों का है ना एग्रीमेंट बन जाएगा। 15% वो अपनी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा दे रहा है, 15% आप अपनी मैक्सिमम डिमांड से पीछे हट रहे हो, तो दोनों के लिए बरोबर है वो। इस प्रकार से गांधी जी अहमदाबाद का डिस्प्यूट सेटल करवा देंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट, आ चुके हैं हमारे मतलब गांधी जी के अगले पड़ाव की तरफ में, खेड़ा की तरफ में। तो क्या बोला कि खेड़ा आस्किंग द स्टेट, हाँ खेड़ा क्या है, महात्मा, वहां पर क्या हुआ कि लगातार है ना एग्रीकल्चर फेलियर हो रहा है, मतलब फसल खराबा हो रहा है, अनाज का उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है नेचुरल रीजंस की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ के किसानों के पास में टैक्स जमा करने के लिए पैसा नहीं। बोला कि अगर हमने ये पैसा आपको टैक्स के रूप में दे दिया या फिर जो अनाज है वो भी आपको टैक्स के रूप में दे दिया, तो हमारे पास में पीछे एक दाना भी नहीं बचेगा। ऐसे में बोला कि आप कृपया दया कीजिए हमारे ऊपर कि इस साल का हमारा टैक्स माफ़ कर दीजिए, अगली बार से जब हम आपको टाइम से टैक्स दे देंगे कृपया करके इस बार, क्योंकि इस बार की हालात जो है वो अपने आप में जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बोला कि अनाज इतना हुआ नहीं, अगर होता तो हम जरूर देते आपको। तो बोला कृपया करके इस साल अकाल पड़ा हो तो इस बार माफ़ कीजिए, अगले बार हम आपको ज़रूर दे देंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल अड़ी गई, नहीं हम तो लेंगे, मतलब लेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आपका अनाज हुआ कम हुआ हमें नहीं पता, आप पैसे ब्याज पर लाओ कहीं से भी लाओ हमें नहीं पता, नहीं है आप भूखे मरो भले ही। तो ऐसे में है कि गांधी जी यहाँ पर भी इंटरवीन करवाएंगे। देखो आस्किंग द स्टेट, महात्मा गांधी जी बोल रहे कि आस्किंग द स्टेट फॉर द रेमिशन, रेमिशन का मतलब था माफी, कि इस बार का जो टैक्स है उसको माफ कर दो, रेमिशन ऑफ द टैक्सेस, क्या बोला, रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब था फसल। बोला कि इस बार के लिए किसानों का जो कर है उसको कर को माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके ना ये जो किसान है उनके इस बार अनाज इतना हुआ नहीं, हार्वेस्ट मतलब फसल इतनी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है, इसलिए इस बार इनको माफ़ कर दीजिए, अगली बार से आपको टैक्स दे देंगे कि इस बार। लेकिन फिर भी इनके बीच में झगड़ा हुआ, फिर काफ़ी लंबा स्ट्रगल चला, फिर बाद में फाइनली डिसाइड हुआ, सरकार भी एग्री करके कि हाँ चलो ठीक है। बोला कि इस साल तो हम आपको रेमिशन देते हैं, अगली साल से पे कर देना। तो बोला हाँ ठीक है। ये तीन जो स्ट्रगल मूवमेंट जो गांधी जी के थे, फ्रीडम सत्याग्रह वाले, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा,
ये जो तीन है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन्होंने गांधी जी को एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। तीनों लोकलाइज मुद्दे हैं, एक बिहार ईस्ट में, बिहार चंपारण में, दूसरे जो दो है आपके अहमदाबाद और खेड़ा वो आपके गुजरात के, वो लोकलाइज है। एक है आपका शहर का, फैक्ट्री मिल वर्कर्स का है, दूसरा है गांव के किसानों का। तीन अलग जगह पर तीन अलग मुद्दे, तीनों लोकलाइज मुद्दे। ये दिखा रहा है कि गांधी जी किस प्रकार से हर छोटे बड़े मुद्दे को सिंपल सेम इंपॉर्टेंस देते, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। इसी प्रकार से गांधी जी अपने आप को एक बहुत बड़े लीडर के रूप में स्थापित। इनिशिएटिव, these initiatives in Champaran, Ahmedabad and Kheda mark Gandhi ji out as the nationalist with deep sympathy for the poor। बोला कि इन सब से क्या ये स्थापित हो गया कि महात्मा गांधी जी जो है वो गरीब किसानों के बारे में भी बहुत ज्यादा सिंपति रखते हैं। तो ये है हमारा आपके ना एक छोटा सा 2 नंबर में, 1 नंबर में छोटा सा वालेगा, व्हाट वर द इश्यूज इन्वॉल्व इन द चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। बोला कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये जो तीन जो इश्यूज है इनमें मेन कंसर्न क्या था। चंपारण का मेन कंसर्न क्या था, वहां के इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में था कि बोला कि इंडिगो प्लांटेशन बंद करना है। दूसरा क्या था आपका अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद में मेन क्या, वर्किंग कंडीशन, प्लेग बोनस, ये था। तीसरा आपका खेड़ा, खेड़ा का मेन कारण क्या है, रेमिशन ऑफ टैक्सेस। बोला कि जो टैक्स लगाया जा रहा है एग्रीकल्चर पर, इस साल के लिए हमें माफ कर दीजिए, कर माफी कर दीजिए, हम अगले साल से टाइम टू टाइम पेमेंट कर देंगे। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे, लोकलाइज मुद्दे थे, जिनके द्वारा गांधी जी ने अपने आप को एक बहुत बड़े लीडर के रूप में स्थापित किया। और यहीं से इनका अगला पड़ाव जो होगा वो रॉलेट एक्ट की तरफ में निकल चुका होगा, क्योंकि ये तो हो चुका है। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, 1914 से लेकर 18 के बीच वाला ये वर्ल्ड वॉर वाला पीरियड था। तो इस वर्ल्ड वॉर में ना कुछ ऐसे सरकार के द्वारा उठाए हुए कदम थे जिनको जिस बात को लेकर के जब उन्होंने कदम उठाया तब उनकी एक अलग बताने की तरीका था कि बोला हम इस पर्पज से कर रहे हैं। लेकिन जब बोला कि जब है ना वो पर्पज उन्होंने पूरा नहीं किया और उसके अंदर बहुत कुछ है ना चीज़ों को गोलमोल कर दी, जो जैसी बताई वो वैसी नहीं रखी, तो उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, एंटी रॉलेट सत्याग्रह। तो उसको हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास ये इतनी है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए भाई आप लगातार अपना ये तो पढ़ते रहिए, इसके साथ सारा पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं 10 जनवरी के बाद में। तो कृपया करके आप इस क्लास के साथ साथ में आप अपने प्री बोर्ड की तैयारी भी जारी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।